हेलो एवरीवन। आज हम अपने इस वीडियो में रासायनिक परिवर्तनों के लक्षण क्या हैं इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला लक्षण है कि ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना। अब आप क्या कीजिए, इसके लिए थोड़ा सा ग्लूकोज अपनी जीभ पर रखें। ठंडक महसूस होती है। यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ऊष्मीय ऊर्जा का शोषण, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा का शोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब एक क्रियाकलाप हम करते हैं कि एक बीकर में थोड़ा सा जल ले लीजिए और इसमें कास्टिक सोडा की थोड़ी सी मात्रा इसमें घोलिए। जब आप बीकर को छू कर देखेंगे तो यह छूने पर गर्म लगेगा। इसका अर्थ क्या हो गया? यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया, अर्थात ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या हो गया कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। दूसरा लक्षण है ध्वनि का उत्पन्न होना। बच्चों, जब पटाखों को फोड़ते हैं तो रोशनी के साथ साथ ध्वनि भी उत्पन्न होती है। पटाखों के विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं जो हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करती है। तो इस प्रकार किसी भी वस्तु का जलना रासायनिक परिवर्तन है। तीसरा लक्षण है गंध में परिवर्तन होना या किसी नई गंध का बनना। बच्चों, आपने पके हुए फलों की गंध तो लिए ही होंगे। वे कच्चे फलों से अलग होती है। बासी भोजन की भी गंध आपने ली होगी जो ताजे भोजन से अलग होती है। तो फलों का पकना, भोजन का बासी होना, ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। चौथा लक्षण है किसी गैस का बनना। अब इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। एक बोतल में जल लेकर उसमें 1 चम्मच कपड़ा धोने वाला सोडा डालिए और बोतल को अच्छी तरह से हिलाइए। उसमें सोडा जल घुल जाएगा। अब क्या करिए कि एक प्याली में या एक कटोरी में 2 नींबू का रस निचोड़ कर रखिए और एक बैलून लीजिए जो लिए गए बोतल या शीशी के मुंह पे ठीक से बैठ जाए। अब क्या करना है कि नींबू के रस को बोतल में डालना है और जल्दी से बोतल के मुंह को बैलून से बंद कर देना है। आप देखेंगे कि घोल में बुलबुले उठते हैं और बैलून फूलने लगता है। बैलून में एकत्र गैस में 1 चम्मच चूने का जल जब हम डालते हैं तो वह दूधिया हो जाता है। अब हम एक और क्रियाकलाप करते हैं। आप ये देख रहे हैं, मैंने ये कॉपर सल्फेट लिया है। इसका चूर्ण थोड़ा पेस्ट बना दिया इसको और जल में जो है इसको घोल लेना है। यानी ये कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन हो गया। इस तरह से विलयन हमारा तैयार हो गया। अब आपको क्या करने हैं कि लोहे की एक कील या कांटी लेने हैं और इस जलीय विलयन में रख देने हैं और इसको कुछ घंटे के लिए आप छोड़ दें। धीरे धीरे आप घोल कर रंग को देखें और ये कील में देखें कि ये भूरा रंग का जो है, देख रहे हैं आप, ये भूरा अवक्षेप ये प्राप्त हो गया। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें रंग बदलता है। अब हम रवाकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन क्या है इसे समझने के लिए फिर एक क्रियाकलाप करते हैं।
जिसमें आपने ये देखा कि जो कॉपर सल्फेट है इसका चूर्ण 1 कप पानी जो हमने बीकर में पहले से ले रखा है उसमें मिलाया और इसमें तनुगंधकाम जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसकी कुछ बूंदें जो है इसमें मिलाया। अब क्या है कि इसको जो ये मिश्रित जल है इसको गर्म करना प्रारंभ किया। ये जो कॉपर सल्फेट यानी जिसको कि हम लोग नीला थोथा कहते हैं, इस चूर्ण को तब तक मिलाते रहना है जब तक बिना घोले यह नीचे बैठने ना लगे, जो कि संतृप्त घोल यानी यह अब एक संतृप्त घोल है। अब इस विलयन को मैंने क्या किया कि छन्ना पत्र की सहायता से छान लिया और छने हुए घोल को ढककर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। अगले दिन जब इसके ढक्कन को हटाकर देखा तो इसमें कॉपर सल्फेट के नीले नीले रवे दिखाई दिए। यह रवाकरण की प्रक्रिया है। परिवर्तन हर समय लाभदायक नहीं होता, यह हानिकारक भी होता है। जैसे जंग लगना एक हानिकारक रासायनिक परिवर्तन है। यह लोहे की वस्तुओं को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। जंग लगने के लिए लोहा, वायु तथा जल जरूरी है। यदि वायु में नमी तथा लवणता अधिक हो तो जंग जल्दी लगती है। यही कारण है कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में जो पुल, मकान या ग्रिल आदि होते हैं इसमें जल्दी जंग लग जाता है। इसके रोकने के उपाय यानी जंग की जो रोकथाम के उपाय हैं जिसमें सबसे पहला है कि लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट करके या ग्रीस लगाकर बचा सकते हैं। लोहे के ऊपर जिंक धातु की परत चढ़ाकर, जिसको कि यसद लेपन यानी गैल्वेनीकृत करना कहते हैं, उससे हम बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जंग की रोकथाम के उपाय कर सकते हैं। हमें एक बात और जान लेनी चाहिए कि जंग लगे लोहे में एक विशिष्ट प्रकार का बैक्टीरिया पनपता और बढ़ता है। इससे शरीर में खरोंच लग जाने से यह मानव रक्त में प्रवेश कर जाता है, जिससे कि टिटनेस रोग उत्पन्न होने की संभावना होती है। इसलिए जंग लगे लोहे से कार्य करने पर अगर कहीं खरोंच लग जाए तो टिटनेस की सुई अवश्य लगानी चाहिए। आशा है अब आप इस चैप्टर को, जिसे कि मैंने क्रियाकलाप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। धन्यवाद।